हेलो एवरीवन। जैसे कि ये हमारी प्रॉफिट फॉर्मेट टीम की तरफ से आपको सब कंपनियों के रिजल्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है और उसके बारे में गाइडेंस दिया जा रहा है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे HDFC AMC की। HDFC जनरली एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेक्टर से आती है और उसका मेन काम आप समझ लो कि जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये म्यूचुअल फंड की कंपनी है। ये आपके फंड को मैनेज करती है और उसके हिसाब से उसका थोड़ा फी लेती है और वही उनकी इनकम है। तो इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा डिटेलिंग में बात करते हैं कि अभी अभी उनके नतीजे आए हैं, तो क्या रहा उसका प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और हम आगे क्या उम्मीद करें, पूरा डिटेलिंग देखते हैं। जैसे कि देखा जाए कि भारत देश एक ऐसा देश है, पहले में बात करते हैं कि ये इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा डिटेलिंग करते हैं कि भाई जो AUM होता है, AUM टू GDP रेशियो, मतलब कितने लोग अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो हम बाकी के जो डेवलप देश है, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, उन सबसे कंपेयर करते हैं ये रेशियो क्या है। तो हमने देखने को मिला एक इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ कि जैसे अमेरिका का AUM टू GDP रेशियो 140% है। और दोनों मिला के इक्विटी में भी है, डेब्ट में भी है, दोनों मिला के 140% है। तो जितना GDP है उससे 1.4 टाइम्स तो लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं, चाहे इक्विटी में किए हो डेब्ट में किए हो। तो ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां कंट्रीज है उसके AUM टू GDP रेशियो दिखाया है। यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है और जो ऑरेंज लाइन है वो आपकी डेब्ट में है। तो दोनों को मिला के टोटल हो जाता है। जैसे यहाँ पर यूएस में आपको देखने को मिलेगा कि 89 और 50 में मिलकर 140% GDP का लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, जिसमें इक्विटी का मार्जिन थोड़ा ज्यादा है। कनाडा में में लोग इक्विटी की तरफ ज्यादा इंक्लाइन है इन्वेस्टमेंट के लिए, और 80% मतलब जितना उसका GDP है तकरीबन 96% उसका म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन है। ये तो हो गई बड़े बड़े देश की बात। यूके में भी देखिए आप 50% इक्विटी में है और 12% डेब्ट में है। यहाँ पे चाइना की बात करें तो चाइना में भी ये पेनिट्रेशन अभी कम है, 7% इक्विटी में। और वहां पर हमें पता है कि जैसे कभी भी बात होती है तो लोग डेब्ट को ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट ही सब चलाती है, तो लोग को उसके ऊपर FII को भी इतना भरोसा नहीं होता है। तो 11% डेब्ट में इन्वेस्टमेंट है। और इंडिया का देखिए सर, यहाँ पर केवल 13%, मतलब 6% इक्विटी में और 7% डेब्ट में। ऑलमोस्ट सेम, जितना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है उतना ही डेब्ट में इन्वेस्ट होता है, और वो दोनों मिला के केवल GDP का 13% ही इसमें कर सकते हैं। मतलब क्या है, अगर हम बड़े बड़े कंट्री को देखें तो ज्यादा पेनेट्रेट है, US हो गया और या फिर UK हो गया, ब्राजील हो गया, तो उससे तो हम कहीं पीछे हैं। और अगर वर्ल्ड की एवरेज देखें, यहाँ पर वर्ल्ड का दिखाया गया कि 43% इक्विटी में और 25% डेब्ट में। मतलब टोटल जितना वर्ल्ड का GDP है उसका 68% हिस्सा म्यूचुअल फंड के पास कहीं ना कहीं कोई भी देश में इन्वेस्टमेंट के लिए गया है, चाहे वो इक्विटी में हो या डेब्ट में हो। मतलब आप मान के चलो कि एक टाइप से इन्वेस्टमेंट रेशियो हो गया कि टोटल रुपीज का कितना इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो ये हमारे इंडिया में 13% है, मतलब वर्ल्ड की एवरेज से भी हम काफी पीछे है। ये बात ये क्लियर करती है कि इंडस्ट्री में ग्रो करने को बहुत कुछ है। अगले 4-5 साल या इंडस्ट्री 15-20% से भी ग्रो करे तो इसमें कोई शंकास्पद बात नहीं होगी। ये आराम से ज्यादा पेनेट्रेट कर सकती है। और अभी अभी सोशल मीडिया वगैरह ऐसे फैक्टर है। फिर ये क्राइसिस में जैसे मार्केट चल रही है, तो बुल मार्केट के टाइम तो काफी ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं। लास्ट ईयर रिकॉर्ड ब्रेक डीमेट अकाउंट ओपन हुए थे। मतलब ये क्या होगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें जो बैंक जो रेट देता है 4%, 5%, 6% फिक्स माध्यम से, उससे भी ज्यादा लोग कमाना चाहते हैं। तो उस सब चीजों की वजह से लोगों का शेयर बाजार के टाइम इंक्लाइन थोड़ा ज्यादा रहता है। और अगर जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, जो जिसको उसमें समझ में नहीं आता है, वो लोग क्या करते हैं, वो सिंपल से म्यूचुअल फंड लेके बैठ जाते हैं। तो उसी सब चीजों की वजह से ये इंडस्ट्री को बहुत बहुत ज्यादा फायदा होता है। इंडिया का देखा जाए रेशियो, तो इंडिया में 20-25 कंपनी म्यूचुअल फंड की है, जिसमें से अगर देखा जाए तो जितना भी AUM आता है उसमें टॉप 8 कंपनी मिलाकर 75% ले जाती है। टॉप 8 कंपनी कौन सी है? SBI, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल, आदित्य बिरला सन लाइफ जिसका अभी अभी IPO आया,
कोटक एएमसी, निप्पॉन एक्सिस एएमसी और यूटी एएमसी। यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 16% एसबीआई का है और उसके बाद सारे के सारे प्राइवेट प्लेयर है। एचडीएफसी फर्स्ट है, देन आईसीआईसीआई है 12.5% के आसपास दोनों में, आदित्य सन लाइफ 8.3, कोटक 7.4, निप्पॉन 7.3, एक्सिस 6.4 और यूटीआई 5.7। और यहाँ पर आप देखोगे 15.8 ये एक्सट्रीम वैल्यू क्यों है, उसका भी एक रीजन है। जैसे लोगों के पेंशन फंड है, गवर्नमेंट ऑफिसरों के, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब जो हिस्सा होता है वो प्रिफरेबली एसबीआई में होता है, उसकी वजह से इसके पास ज्यादा एयूएम शेयर है। और बाकी जो नॉर्मल रिटेल पब्लिक हो गई जो अपनी सैलरी से या फिर अपना बिजनेस से इन्वेस्ट करती है, उसके मामले में एचडीएफसी आगे है। मार्केट कैप की बात करें तो ये पूरी इंडस्ट्री में 25 कंपनियां तो बात हो गई, 8 प्लेयर की बात हो गई, बट 4 कंपनियां जिसमें आप डायरेक्टली एनएससी थ्रू या फिर बीएससी थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। 4 कंपनियां अभी लिस्टेड है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा 50% हिस्सा एचडीएफसी एएमसी का है और बाकी 3 कंपनियां मिलेगा 50% में है। और टोटल उनका जो मार्केट कैप है 1,22,000 करोड़ के पास है। सेल्स की बात करें तो चारों कंपनियां मिलाकर 6,000 करोड़ का सेल्स करती है, जिसमें से 37% का बड़ा हिस्सा एचडीएफसी एएमसी के पास है, 23% नाम इंडिया के पास, 20% यूटीआईएमसी के पास। और प्रॉफिट की बात करो तो 3,000 करोड़, मतलब 6,000 करोड़ का धंधा, 3,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो क्या हुआ, ये एक ऐसी इंडस्ट्री का जो एईएम पे डिपेंड है, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उसका उसको ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिलेगा और उसको मैनेज करने में जो फीस लगती है वो नॉमिनल लगती है। तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन 50% के आसपास रहता है, जो दूसरी इंडस्ट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ये इसमें इतना ज्यादा नहीं लगता, तो इसकी वजह से इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया रहते हैं। यहाँ पर अपने देखने को मिलेगा प्रॉफिट में 44% का सबसे बड़ा हिस्सा एचडीएफसी एएमसी का है, नाम इंडिया का 22% और बाकी 2 कंपनियों का अकॉर्डिंगली है। तो क्वालिटी की बात करते हैं अभी, इसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले देखा कि जो हम इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री एसेट मैनेजमेंट कंपनी की इंडस्ट्रीज है। वो उसका इनकम कहाँ से आता है, तो कि भाई फीस बेस्ड आता है, जितना लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से आएगा। तो हमने पूरा वर्ल्ड का सीनरियो देखा कि क्या चल रहा है, कौन से देश में ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट या इधर इक्विटी या डेब्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारा भारत का वहां पर क्या है, यहाँ पर पेनिट्रेशन का चांसेस है कि नहीं है। तो देखा कि वो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर चल रहा है। तो उसके बाद हमने देखा कि इंडिया का क्या सीनरियो है। तो इंडिया में देखा कि 8 कंपनियां हैं जो सबसे बड़ा हिस्सा रखती है और 8 में से 4 लिस्टेड है। तो 4 लिस्टेड कंपनियों में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसमें देखा मार्केट कैप में फर्स्ट एचडीएफसी एमसी, सेल्स में फर्स्ट एचडीएफसी एमसी, प्रॉफिट में फर्स्ट एचडीएफसी एमसी। हमें लगेगा ये ऐसा क्यों है। तो अब हम क्वालिटी की बात करते हैं, 4 कंपनी की क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहला हमने तो देखिए प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि 50% प्रॉफिट आता है, 6,000 करोड़ का टोटल धंधा है, 3,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये अभी इंडिविजुअल कंपनी के बारे में देखते हैं। तो सबसे बड़ा मार्जिन अगेन एचडीएफसी एमसी का 60% है। और ये इंडस्ट्री में देखोगे बाकी की 3 कंपनियों का मार्जिन भी 40% से 50% के बीच में है। इसका क्या मतलब हुआ, अभी आपका कोई लोग कहेंगे कि 40% मार्जिन, कोई एक कंपनी का रिसर्च कर रहे हो देखेंगे 45% मार्जिन है तो इसको ले लेते हैं डायरेक्टली। बट हमें ये सब चीजें डायरेक्टली 45% मार्जिन से नहीं लेनी चाहिए, उसको उसके इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से कंपेयर करना चाहिए। क्योंकि 40% मार्जिन तो इंडस्ट्री का नॉमिनल है, कोई भी कंपनी का 40% मार्जिन है। तो क्या 40% देख के वो अच्छा या बुरा कैसे पता चलेगा, वो इंडस्ट्री से कंपेयर करके पता चलेगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि भाई यूटीएमसी का 41% मार्जिन है, तो पहले नजर में हम लगेगा कि हम कोई टीसीएस कंपनी की बात करें, रिलायंस कंपनी की बात करें, उनका मार्जिन तो 10%, 15%, 20% देखे है, और यहाँ पर 40%, तो इसको डायरेक्टली उठा लेते हैं एएमसी कंपनी में से। बट ऐसा हमें नहीं करना, क्योंकि इसका बाकी की जो 3 कंपनी है उसके साथ इसका कंपैरिजन करना है। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एनपीए के मामले में, मार्जिन के मामले में एचडीएफसी सबसे बढ़िया है। आईसीआर मतलब वो कितना डेब्ट पे कर पाती है, उनके ऊपर कितना कर्जा है और वो अपने प्रॉफिट से कितने डेब्ट पे कर पाती है। तो यह रेशियो जो निकलता है वो एचडीएफसी जो नाम मैंने का 195, मतलब उसको 1 रुपए की डेब्ट पे करने के लिए 194 रुपीज उसके पास है। यूटीएमएससी के पास भी 75 रुपीज है। मतलब ये ऑलमोस्ट तीनों कंपनी डेब्ट फ्री मानी जा सकती है, उसमें ऊपर इतना कोई कर्जा है नहीं। और आरईओ की बात करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो उसने अपने इन्वेस्टर को कितना गंवा कर दिया है, तो उसके बेस इन्वेस्टर है उसको कितना टाइम देते हैं। तो यहाँ पर एचडीएफसी देखा जाए तो 12.5 का मतलब क्या है कि जितना उसके पेरेंट कंपनी में उसमें डाला है उसका
5 टाइम्स हर साल ये प्रॉफिट देती है। 2021 में इतना प्रॉफिट दिया। आदित्य बिरला सनम का उससे ज्यादा है। बाकी की कंपनियों से एचडीएफसी एमसी आगे है। 5 ईयर ग्रोथ की बात करें, ये डेटा 3 के बारे में है, क्योंकि आदित्य बिरला तो अभी अभी रजिस्टर हुई है, इसका इतना पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है। तो एचडीएफसी एमसी की बात करें तो 5 साल में उसका सेल्स ग्रोथ 15% से बढ़ा है। निप्पॉन और यूटीआई का 5 और 6% से बढ़ा है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहीं पर हमने बाकी 2 कंपनियों के मुकाबले, जिसका 3% से निप्पॉन का और यूटीएमसी का 9% से प्रॉफिट बढ़ा है, एचडीएफसी एमसी ने 25% से ग्रोथ किया है। मतलब 15% से धंधा बढ़ा है, 25% से प्रॉफिट बढ़ा है। तो क्या हो गया, जो मेजर शेयर होता है मार्केट कैप, सेल्स, प्रॉफिट, सब में एचडीएफसी एमसी आगे। उसके बाद देखा जाए तो क्वालिटी, आईसीआर, एनपीएम, आरओई, सब में एचडीएफसी एमसी आगे। और ग्रोथ की बात करते हैं, यहाँ पर भी एचडीएफसी एमसी बाकी कंपनियों से बहुत आगे है। तो उसका बिहेवियर एनालिसिस करते हैं कंपनी का पूरा डिटेल में 15 साल का क्या छुट्टी रहा। तो देखेंगे 2005 में इसके पास 100 करोड़ का इनकम था, जो बढ़ के 2021 में 22 टाइम्स हो गया, 2200 करोड़ का पहुंच गया और 21% सीएजीआर से बढ़ा है। प्रॉफिट में भी सेम, उससे भी अच्छा 26% सीएजीआर से बढ़ा है। जो 32 करोड़ का प्रॉफिट था तकरीबन 1300 करोड़ को पार कर गया है और 40 टाइम्स बढ़ा है 16 साल में। तो रिजर्व की जहां पर बात करते हैं, 35% सीएजीआर से रिजर्व बढ़ा है। मतलब सेल्स बढ़ता है, उससे ज्यादा तेजी से प्रॉफिट बढ़ता है और उससे ज्यादा तेजी से रिजर्व बढ़ता है। जो 37 करोड़ का रिजर्व था वो 4000 करोड़ को पार कर गया है। अब करंट ट्रेंड की बात करें, अभी अभी रिसेंटली कोरोना के टाइम में इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा और उसकी वजह से क्या इम्पेक्ट उससे शेयर प्राइस में आई और हम उसमें क्या एक्शन ले सकते हैं। तो देखा जाए तो जब फरवरी में हम लोगों ने एचडीएफसी एमसी का प्रेजेंटेशन किया था, तब पता चला था कि उसका धंधा 12% डाउन था। और यही बात को जैसे ईयर खत्म हुआ तो उसको 8% डाउन पे ले आए, मतलब रिकवरी फेज में था और अच्छा रिकवर कर गया। अगर लास्ट के लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 8% धंधा डाउन था। नेक्स्ट ईयर की बात करें, ये वाला करंट ईयर की, तो पहले क्वार्टर में उसका धंधा था और 23% से अप हुआ और हाफ ईयर आता था 21% अप है। मतलब ये पूरा साल 20% के ग्रोथ से चल रहा है और हम ये उम्मीद करेंगे साल खत्म होने तक ये 20% की ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी। प्रॉफिट की बात करें तो 9 मंथ में उसका प्रॉफिट 0% था। मतलब जितना प्रॉफिट उससे पहले के 9 मंथ में था उतना ही वो 9 मंथ में था। तो कोई ग्रोथ देखने को ना मिला था, ना तो डी ग्रोथ देखने को मिला था। और साल खत्म होते होते 5% का ग्रोथ देखने को मिला, जहां पर कंपनी ने देखा कि पिछले 15 सालों में 25% से ग्रोथ कर रही है। बट ये एक ऐसा साल रहा कि कोरोना की वजह से 5% का केवल प्रॉफिट में ग्रोथ आया। ये वाले ईयर की बात करें तो क्वार्टर 1 में 40% का ग्रोथ था और क्वार्टर 2 मतलब हाफ ईयर पे आते आते 10% का 8% का ग्रोथ है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी म्यूटेड रहेगी, थोड़ा इकोनॉमी स्लो डाउन की वजह से, कुछ सेक्टर की वजह से। और 10% मान के चलते थोड़ा भी का माहौल भी है, क्योंकि कोरोना 100% नहीं गया है। हम अभी उसकी साथ जो लड़ाई है वो चालू है, तो उसकी वजह से मान के चले कि 10% प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा। तो ये पिक्चर से आपको एक क्लियरिटी आती है कि डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। धंधा पिछले 5 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और प्रॉफिट है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। मतलब धंधे में रिकवरी आ गई है और प्रॉफिट में रिकवरी आनी थोड़ी-थोड़ी बाकी है। वो प्रॉफिट उसको फॉलो करते हुए आएगा, थोड़ा लेट आएगा और जैसे ही प्रॉफिट आएगा, ये अपना लाइफ टाइम हाई सेल्स और लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट लगा देगी। तो यही बात हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करें, ये बात करें कि ये अभी का ये माहौल है तो फ्यूचर में क्या देखें। तो देख सकते हैं कि इनकम जो है 2022 में 2600 करोड़ को पार लग जाएगी और 25 तक 5000 करोड़ के पास और 30 तक 10,000 करोड़ के इनकम को पार कर सकती है। प्रॉफिट की बात करें जो 15 करोड़ का प्रॉफिट 2022 में अचीव कर सकते हैं और वही 2700 करोड़ 2025 तक और 2030 तक तकरीबन 7000 करोड़ के प्रॉफिट तक ये कंपनी पहुंच सकती है। ईपीएस की बात करें कि हमें क्या मिलता है एक शेयर से, तो अभी 2022 में उसका ईपीएस 68.5 रुपए हो सकता है। एक शेयर के साथ आपको 68.5 रुपए की अर्निंग मिल सकती है। यही तकरीबन दुगना होकर 2025 तक 130 और 2030 तक 320 तक पहुंच सकता है। और फेयर वैल्यू की बात करें तो 2022 की उसकी फेयर वैल्यू 2740 है और 2025 की 5160 और 2030 तक वो 13,000 के आसपास पहुंच सकती है। और यहाँ पर एक बात मैं स्पेशली नोट करना चाहूंगा, अभी ये शेयर फेयर वैल्यू के नीचे चल रहा है। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आज के दिन, ये इसका भाव फेयर वैल्यू के पास ही है, उसके आसपास ही है।
और ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं कि आपको बहुत अच्छे क्वालिटी वाला शेयर, ग्रोथ वाला शेयर आपकी फेयर वैल्यू के पास मिले। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। और अभी अब पोर्टफोलियो की एलोकेशन की और उसके चार्ट की एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि पिछले शायद 1 साल से ये शेयर तकरीबन रेंज बाउंड मोड में चल रहा है, क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी है। ये टेक्निकल है, वो फंडामेंटल को ही अल्टीमेटली तो फॉलो करते हैं। जिस वजह से और अभी लास्ट ये शेयर अभी करेक्शन में भी चल रहा है, तो इसको एसआईपी वाले लोग एसआईपी कर सकते हैं। 2550 इसका अच्छा सपोर्ट माना जा सकता है, तो बाइंग 2550 से 2300 के बीच आप लमसम ले सकते हो। इसका नेक्स्ट ईयर का शॉर्ट टर्म टारगेट 5000 है और लॉन्ग टर्म टारगेट 10,000 है। तो इस हिसाब से इसको आप पोर्टफोलियो में डेफिनेटली 2% एलोकेट कर सकते हो। ये सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री की सबसे बढ़िया कंपनी है, जिसके पास अच्छा मार्केट कैप, अच्छा सेल्स, अच्छा क्वालिटी है, अच्छा ग्रोथ है। तो डेफिनेटली ये आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा। और ये जो भी हमने डिस्कशन की, ये सब चीज़ें केवल एजुकेशन पर्पस से, ताकि आपको पता चले कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स है, जो डेटा रिसर्च आपके सामने आए। और ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन ना तो प्रॉफिट प्रोमिट टीम की तरफ से, ना तो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं। आप कुछ भी बाय और सेल करने से पहले अपने एडवाइजर से एक बार बात कर लीजिए। और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। सो हैव अ नाइस डे।